हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और हम आज लेकर आ चुके हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्लास 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर सेकंड है चल रहा है। और इसमें जो भी टॉपिक है आपको सभी टॉपिक कराए जाते हैं। इसके पहले जो भी हमने वीडियोज आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और किस टॉपिक पर आपको डाउट है उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको नहीं आ रहा है, आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च करें प्रकाश विद्युत प्रभाव बाय शिव सर या बाय शिव कोचिंग क्लासेस, आपको टॉपिक मिल जाएगा। किसी भी क्लास 11 12th की बात कर रहा हूं। तो आज जो भी बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। चलिए बेसिक से समझेंगे। 11th 12th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12th क्लास के लिए बच्चे भी इसे देख सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव शब्द से अर्थ निकालना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। और जैसे ही विद्युत धारा बहती है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बहते हैं। ये सबको पता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं, विद्युत प्रभाव का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन। और विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो प्रकाश के कारण विद्युत का प्रभाव, इसका अध्ययन हर्ट्ज ने सन 1887 में किया कि हम किसी धातु पर यदि प्रकाश का किरण आपतित कर दें, प्रकाश की विकिरण को आपतित कर दें, तो क्या उस धातु से कुछ ऐसी क्रिया हो सकती है जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके या विद्युत धारा का चालन हो सके। तो ये किसने देखा? 1887 में हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में बताया कि भाई साहब प्रकाश के विकिरण में इतनी क्षमता होती है कि यदि वो किसी धातु की सतह पर आपतित हो जाए या हम प्रकाश की किरण को किसी धातु की सतह पर आपतित कर दें तो उस विकिरण पर इतनी क्षमता होती है कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। समझ रहे हो? जैसे आपको कोई एक हाथ लगा दे आपके गाल पे तो आपका गाल जो है लाल हो जाता है। कहीं ना कहीं जो आपके शरीर के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एनर्जी पा जाते हैं। इसी प्रकार हर्ट्ज ने बताया कि यदि कोई धातु है उसको हम प्रकाश की किरणों से आपतित कराते हैं, यानी प्रकाश किरण को वहां पे डालते हैं, तो जो प्रकाश जो है वो एनर्जी देता है। किसको? उस धातु को। और उस धातु के इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन कभी कभी अपने कक्षा को छोड़कर बाहर भी चले जाते हैं। और उसी के कारण एक विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत का प्रदर्शन हो जाता है। ये पता चल जाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो विपरीत दिशा में धारा बह रही है। समझ रहे हो? थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ चीजें जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। बहुत कुछ बेसिक चीजें होती हैं। ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु है, उसका नाभिक है। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्षा पाए जाते हैं, वृत्ताकार पथ। और जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सही है? ऐसे ये वृत्ताकार पथ है जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दूसरे में कितना भाई? दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सही है? और फिर तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा, क्या देते हैं? ऊर्जा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे निम्न ऊर्जा स्तर पर है तो ऊर्जा लेकर के उच्च ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन तो उच्च ऊर्जा स्तर को भी छोड़ करके बाहर निकल जाता है। और एक धातु है, उसमें हजारों परमाणु हैं, लाखों परमाणु हैं, और लाखों परमाणु में करोड़ों इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आपको दिख रहा है एक परमाणु। परमाणु में आपके नाभिक में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। समझ रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं।
तो कभी कभी अपने कक्षा को छोड़ करके भी बाहर चल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। यानी प्रकाश किरणें इस धातु की सतह पर पड़ी तो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या अंदर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्राप्त करते हैं और एनर्जी प्राप्त करके दूसरे कोश में चल जाते हैं या तो कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, और इसी को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी किसी धातु के सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है और जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे आप यहां पर देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये प्यारे बच्चों एक धातु का सतह है। यहां पे जो एक छोटा सा सेल का नमूना बना दिया गया है, क्योंकि कैथोड और एनोड रख दिए तो एक छोटा सा सेल बना दिए एग्जाम्पल के तौर पर। इसको अपन क्या करते हैं कि एक ट्यूब में एक कैथोड लगा दिए, एक एनोड, और कैथोड पर हम ऐसी धातु का कोडिंग करते हैं जिसका आयनीकरण एंथैल्पी बहुत कम हो। आयनीकरण एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा बहुत कम लगे, जैसे सीजियम का कोटिंग कर देते हैं। अब इस पे प्रकाश किरण जब आपतित कराती हैं, ये प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें जब आपतित होती है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है और यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो सारा क्रिया विधि किस प्रकार से होता है वो हमने आपको समझा दिया। देखो फोटान प्रकाश इसे क्यों कहते हैं? इस प्रकाश को हम बोलते हैं फोटान प्रकाश। क्या बोलते हैं? फोटान प्रकाश। क्या कारण है, किस कारण से इसे हम फोटान प्रकाश कहते हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो आपका प्रकाश होता है, कहा गया जब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को हम पढ़ाएंगे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का जो समीकरण है वो हम कराएंगे। प्लांक के आधार पर जो क्वांटम सिद्धांत है उसमें बताया गया कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सतत रूप से कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में निकल रही हैं, बिंदुवत होंगी, और वो जो बिंदु है छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं और एक छोटे से बंडल को फोटान कहा जाता है। इतना सूक्ष्म होता है कि आप देख नहीं पाओगे। प्रकाश किरणें समझ में नहीं आती है तो भाई उसके छोटे छोटे कण कैसे समझ में आएंगे, ये समझो। इसलिए फोटान प्रकाश, और फोटान प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रकाश के प्रभाव के कारण सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। समझ रहे हो? ये लो भाई साहब, लिख लो अब आप लोग। सन 1887 में हर्ट्ज ने यह खोजा कि जब कुछ आवृत्तियों की प्रकाश पुंज किसी धातु की सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये डायग्राम आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, कोई टफ नहीं है भाई साहब। धातु की यहां पे एक सिंपल परिभाषा है, धातु की सतह से टकराने वाले फोटान के प्रभाव से। फोटान क्या है? प्रकाश के जो छोटे छोटे बंडल, यानी प्रकाश जिनसे मिलकर बना है। यानी एक विकिरण आ रही है, सूर्य से मान ले कोई किरण आ रही है, ये जो प्रकाश है इसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगी, एक छोटे छोटे कण होंगे और वो कण मिलकर के एक छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं। उन बंडलों को ही हम फोटान कहते हैं और वही फोटान प्रभाव डालता है धात्विक सतह पर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब थोड़ा सा यहां पर समझना कि जिस धातु के सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है वहां पे हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं जिसका आयनीकरण एंथैल्पी बहुत कम होता है, मतलब आयनन ऊर्जा बहुत कम होना चाहिए ताकि कम एनर्जी पर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सके। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। समझ रहे हो? चलिए अब कुछ प्रेक्षण हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होगा, कब नहीं हो सकता। तो जैसे हमने कहा कि प्रकाश किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो उसे भी कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि उसके पास एक लिमिट एनर्जी है, जैसे आपको एक दिन का कोई 300 रुपए दे और बोले बेटा कि चल काम में चलते हैं, तो आप चल दोगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर बोले कि हम 250 देंगे, तो फिर आप काम में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका एक डिमांड है कि हमारे पास एक निश्चित लेवल का भाई वर्क है और हम एक निश्चित काम कर सकते हैं जिसका चार्ज 300 है, और 300 से कम दोगे तो हम उस काम पे नहीं जाएंगे। ऐसे ही धातु के इलेक्ट्रॉन भी है, उनकी भी एक निश्चित एनर्जी है, एक निश्चित ऊर्जा है। उससे भी कम ऊर्जा या कुल उससे कम आवृत्ति का आप ऊर्जा दे रहे हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मतलब धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं, और इस देहली ऊर्जा के लिए जो प्रकाश की आवृत्ति होती है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं।
अब एक चीज और यहां पर नोट करना कि देहली आवृत्ति से यदि कम कोई प्रकाश किरणें यानी कम आवृत्ति की कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितना अधिक हो जाए। समझ रहे हो? आवृत्ति आपको फिर से मैं बताऊंगा आवृत्ति क्या है, थोड़ा समझो जरा। यहां से प्रकाश किरण यदि चले तो तरंग के रूप में चलती है प्यारे बच्चों, ऐसे तरंगगर्त के रूप में, तरंग के रूप में। जैसे आप रस्सी को हिला दो एक नमूना बन जाता है, तो यहां से यहां तक मान लो चला भाई साहब, तो एक कंपन कहलाया। एक सुरंग और एक गर्त का निर्माण मतलब एक कंपन। तो इकाई समय में कितने बार कंपन करता है इस पर डिपेंड करता है ना। जैसे आप पृथ्वी पे मान लो होल करना चाहते हो तो मशीन से हिला दो, तो वहां पे क्या होगा, यदि मान लीजिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े मशीन आते हैं, मान लीजिए कंक्रीट है, कंक्रीट को तोड़ना चाहते हैं तो कंपन के सहारे से तोड़ते हैं। आप देख लेना कभी भी कंपन कराते हैं तो हिल जाता है। वैसे ही भाई धातु की सतह पर ये आवृत्ति यानी कंपन करता है, ऐसे ऐसे कंपन करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं और आसानी से निकलते हैं। मतलब एक फिक्स आवृत्ति होनी चाहिए। कम आवृत्ति हो गई यानी देहली आवृत्ति क्या है, एक निश्चित आवृत्ति, जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उससे कम आवृत्ति हो गया भाई साहब तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यही कहा गया कि भाई तीव्रता आप फिर कितना भी बढ़ा दो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए। अगला नंबर देखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित होने वाली विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितना देर से निकलकर भागा। छोटा बच्चा खेल रहा है, उसका पापा लेकर डंडा दौड़ गया, भाई पापा जी जितना तेजी से दौड़ेंगे ना बच्चा देखते ही उतने तेजी से भागेगा। अरे पापा आराम से चल के आ रहे हैं तो बेटा सोचेगा कि पापा जी तो मारने वाले नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर बच्चा काहे भागेगा। और यदि पापा खुद डंडा लेकर के दौड़ रहे हैं तो बच्चा उतना ही तेजी से भाग गया। मतलब इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा फोकस कराओगे, मतलब जितना एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही तेजी गति से भागेगा। सिंपल तरीके समझ लो। बचपन में आप ही देखते हो घर के कोई गार्जियन आ गया डंडा लेकर के, तो आप वहां से दूसरे रास्ते से चुपके से भागोगे, तेजी से भागोगे, क्योंकि वहां पे आपको उस एनर्जी का डर है जो कि डंडा लेकर आ रहा है। समझ रहे हो? ऐसे भाई इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन में भी एक निश्चित डर रहता है कि कितनी तीव्रता के साथ फोकस करोगे, तो जितना से आएगा उतना मैं दूर भागूंगा, उतना ही तेज गति करूंगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल करके उतनी ही तेजी से भागता है। यानी मतलब समझे आप कि भाई किसी धातु पर हमने प्रकाश की किरणें आपतित तो कर दी, अब आपतित कर दी, इसकी तीव्रता जितनी अधिक हो गई, इसकी आवृत्ति जितनी अधिक हो गई, भाई गतिज ऊर्जा उतना अधिक होगा। यही चीज तो बताया गया कि विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती है। आपतित होने वाली विकिरण की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन निकलकर गति उतना ही अधिक करेगा। दो और इसके अभिलक्षण है जिसको समझिए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर करती है। सिंपल, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यहां पर आप समझो, कुल मिलाकर कहा गया जो गतिज ऊर्जा है किस पर डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन ना IIT JEE क्वेश्चन है भाई साहब, कि ऐसा आ जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है किससे संबंधित होता है, तो फिर आपको सही आंसर लगाना है भाई साहब कि आवृत्ति पर, आपतित होने वाली विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है, प्रकाश की तीव्रता पर। समझ रहे हो? यह चीज यहां पर भी लिखाया गया भैया कि आवृत्ति जितना हम बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा उतना ही बढ़ता जाएगा, लेकिन तीव्रता बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा नियत रहेगा, नियत मान। ये दोनों डायग्राम देखो, एक ग्राफ क्या बताता है, जैसे जैसे विकिरण की आवृत्ति बढ़ाते गए तो गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती गई। लेकिन यहां पर देखो तीव्रता आप कितना भी बढ़ा दो नियत रहेगा गतिज ऊर्जा बढ़ने वाला नहीं है। यानी जो गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकलकर जो गति कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो उस विकिरण के आवृत्ति पर जो धातु की सतह पर आपतित होती है। इस प्रकार से आप लोग जितना मैंने कराया, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव टॉपिक आ जाए, इसके अभिलक्षण आ जाए, प्रेक्षण आ जाए, संबंधित जानकारी आ जाए, तो इतना आप लिख सकते हो, अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा और बेहतर आपको, है ना, टीचर भी समझेगा कि बच्चा कुछ अच्छा खासा पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।